मुआवजा के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमारे रिसेंट भी लाइव सेशंस हो रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से है, और जो हमारे साथ डॉक्टर हैं वो मिस हमाला खान है, न्यूट्रिशनिस्ट, रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑन द इलाज मुआवजा, जो कि डिफरेंट पेशेंट्स को भी डील कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे आयरन की डेफिशिएंसी के हवाले से। और मैं आगे बढ़ता हूँ मिस हमाला खान की तरफ ताकि हम फर्दर इसको डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमाला। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? जी डॉक्टर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुड। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है या एनीमिया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि फर्दर फिर हम जो हमारा क्वेश्चंस का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की और एनीमिया की। एक्चुअली एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है। जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन यानी एचबी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। जब हम स्क्रीनिंग करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी से एचबी का लेवल कम हो गया है। इसमें मेल्स में जो है ये लेवल 12.5 से कम हो रहा होता है और फीमेल्स में 11.5 से कम हो रहा होता है। जब ठीक बॉडी है। में एचपी का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पास आउट नहीं हो रही होती। अगर ऑक्सीजन पास आउट नहीं होगी तो फर्दर प्रोसेसेस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी जो है वो इस सारे प्रोसेस को ख़राब कर देती है। इसके साथ साथ आयरन जो है वो ब्रेन और न्यूट्रिएंट्स के फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयरन डेफिशिएंसी जो है वो ब्रेन और न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को भी ख़राब कर देती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा जो आयरन की डेफिशिएंसी है क्या ये परमानेंट होती है? लाइक अगर किसी पर्सन को मेडिकल डिसऑर्डर हो गया उसको आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या ये परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी है, लाइक इसका हम ट्रीटमेंट करके तो उसको खत्म किया जा सकता है? अच्छा, अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग के थ्रू डिटेक्ट करवा लें तो आप इसको बिल्कुल अपनी डाइट थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी बहुत लॉन्ग टर्म चली गई और आपको पता नहीं चल रहा या आप इसको किसी और डिजीज़ के साथ जो है मिक्स कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म रहती है लेकिन अल्टीमेटली ट्रीट हो जाती है। ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जब पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है तो इसके क्या बेसिकली काजेस क्या हैं और कब पेशेंट को पता चलता है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा और साथ में इसके जो काजेस हैं कि पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। अगर बेसिक सिम्पटम्स की बात की जाए, सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीनिंग करवाना आपके लिए ईयरली या 6 मंथ्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप आयरन डेफिशिएंट तो नहीं हैं। अगर आप स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे तो बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। इसमें सबसे पहले होता है पेलनेस ऑफ स्किन। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। पेल हो रही होती है। उसके साथ-साथ जो है आपके नेल्स जो हैं वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं, आपके बालों का गिरने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उनको साँस फूल जाता है, उनका साँस फूलता रहता है। तो अगर आपका साँस फूल रहा है तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो। इसके साथ-साथ जो है ठीक है। बच्चे, वो अपनी चीज़ पर अपने काम पर अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक है? उनके लैक ऑफ अटेंशन जो है वो भी आयरन डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ-साथ ठीक है। लेज़ीनेस और डिज़ीनेस का जो रिस्क है वो भी आयरन डेफिशिएंसी के साथ अटैच है। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्पटम फ़ील हो रहा है तो आप जल्दी से अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ और चेक करें कि आपका एचबी लेवल तो कम नहीं है, आप आयरन डेफिशिएंट तो नहीं हो रहे। अगर आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए कि आप आयरन डेफिशिएंट हो रहे हैं तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी तो मेडिकल कं जी, जी। जी 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 आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा इसमें ना बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, ठीक है? जैसे हम बात करें, अगर बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं वो आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क पर होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटस जो है वो उनसे आयरन स्टोर से आयरन ले लेता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके साथ-साथ ठीक है। डायबिटिक लोग जो होते हैं, जैसे ही उनको कोई चोट लग जाती है तो उनका ब्लड लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जिनके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी वुंड हीलिंग जो है वो बहुत स्लो होती है। तो ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो रहा ठीक होता है है। तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क होता है। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनमें किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या पुअर फूड कॉम्बिनेशंस की वजह से हो सकता है कि वो आयरन जो है वो अपनी डाइट में ले ही ना रहे हों, और अगर वो ले रहे हैं तो ठीक उनके है। फूड कॉम्बिनेशंस इतने पुअर हैं कि आयरन उनकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रहा। जी।
ठीक है। सो मुझे ये बताइएगा कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है, इसकी जो रेशियो है, डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो इसकी जो रेशियो है, क्या ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा है, मेल के अंदर कम है, बच्चों में ज्यादा है? किन के अंदर रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलती है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि डिफरेंट सर्वेज जब होते हैं तो उसके थ्रू हमें पता चलता रहता है रिसर्चेस के थ्रू कि किसमें आयरन डेफिशिएंसी जो है ज़्यादा है। कुछ साल पहले जो थी आयरन डेफिशिएंसी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती थी और मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन इसको साथ-साथ अगर अभी लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी फीमेल्स में किसी हद तक जो है वो क्योर हो चुकी है और मेल्स में इसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हर रिसर्च के साथ साथ चेंज होती रहती है, पता चलता रहता है, लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक यही पता चला है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी, जैसे आई नो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर क्या जो सप्लीमेंट्स हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल रहते हैं, या इसके अलावा इसका कोई और ट्रीटमेंट है? अच्छा, आयरन जो है वो सबसे पहले आप अपने डाइट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। आपको अपने डाइट में कुछ ऐसे फूड ग्रुप शामिल करने होते हैं जिसके थ्रू आप आयरन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर सप्लीमेंटेशंस की बात की जाए तो वो हर पर्सन की, हर पेशेंट की सप्लीमेंटेशन उसके एज लेवल पर डिपेंड करती हैं और वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन के मुताबिक उसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। सो इसमें आप क्या लाइक फ्रूट अगर जैसे कि क्या कोई ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, सॉरी लाइक उसका उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो वैल्यूएबल प्रूफ होते हैं? कोई फ्रूट्स वगैरह या कोई फूड वगैरह आप रिकमेंड करेंगी? अच्छा, फ्रूट जो हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं और हर बंदे की पहुंच में होते हैं, उसमें है एप्पल। एप्पल जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि अपने मील्स में एक एप्पल जो है मीडियम साइज वो ज़रूर कंज्यूम करें। इसके साथ साथ खजूर का इस्तेमाल भी जो है वो किसी हद तक आपके लिए बेहतर है, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स आते हैं जिसमें आयरन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारी डाइट थेरेपी के लिहाज से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने डिस्कस किया जी, जो बच्चे हैं, बच्चों में भी डेफिनेटली आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो समटाइम जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुखार और ये सारी की सारी मतलब डेली बेसिस पे, या समटाइम होता है कि उनको 1 हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद बुखार होना शुरू हो जाता है। तो क्या आप ये समझती हैं कि जो बुखार है, उसकी मेजर जो रीज़न है वो आयरन की डेफिशिएंसी है? बिल्कुल। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में बुखार का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ऐसा होता है कि मिस आयरन हमला, आई एम डेफिशिएंसी नॉट गेटिंग यू एक्चुअली। जी, मिस हमला, आप इसको रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले। जी, जी, अब आ रही? जी, अभी भी कट के आ रही है। जी, अब ठीक है, परफेक्ट। अच्छा। इसमें ऐसे होता है कि आयरन डेफिशिएंसी जो होती है बच्चों में इसलिए भी हो रही होती है क्योंकि उसमें उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। जब आयरन डेफिशिएंट होते हैं बच्चे तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या फिर कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शंस ऐसे उनको हिट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली जो है इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और बुखार की वजह जो है वो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। सो मुझे ये बताइएगा, अगर डॉक्टर हमला, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अगर किसी को मेडिकल डिसऑर्डर है, अगर उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो एक एक दफ़ा उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो क्या इसके ऐसे भी लाइक हो सकता है कि एक दफ़ा उसका ट्रीटमेंट हुआ, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स या आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उसको दोबारा भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है? बिल्कुल, अगर वो अपने पुअर कॉम्बिनेशंस ले रहा है या ऐसी डाइट में चीज़ें शामिल नहीं कर रहा जो कि आयरन उसको सप्लाई कर रही हैं और वो बैक टू अपने लाइफ़स्टाइल को ख़राब कर रहा है, अपनी नींद को पूरी नहीं कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिस कर रहा है, तो ज़रूर आयरन की डेफिशिएंसी का रिस्क दोबारा आ सकता है। तो जो नींद है, लाइक आप कितने आवर्स रिकमेंड करती हैं कि इतनी नींद जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म किया जा सके? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल की प्रैक्टिस की बात करूँगी कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपने नींद की बात की तो 8 घंटे की जो नींद है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद का जो सर्कमस्टांस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। इसके मिस साथ-साथ हमारा, मैं आपकी आवाज़ डिटेक्ट कट गई थी, आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। अच्छा,
इसमें ऐसे है कि मैं आपके नींद के साथ साथ इसकी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हें 8 घंटे की जो ठीक है। नींद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद उनका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि रात को टाइम से सोएं ताकि वो सुबह अपने काम में जो है वो लैक ऑफ ठीक है। अटेंशन को फेस ना करें। इसके साथ साथ डिफरेंट फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जिससे हमें आयरन मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि बड़ी ईद करीब आ रही है और रेड मीट जो है वो हर किसी के पास अवेलेबल होगा और वो आयरन का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। तो कोशिश करें कि आयरन को रेड मीट के थ्रू ज़रूर हासिल करें। इसके साथ साथ अंडा और फिश, इन चीज़ों में भी आयरन जो है वो मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो एनिमल सोर्सेज से, यानी कुछ लोग रेड मीट खाना पसंद नहीं करते, तो उनके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिल रही होती हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिसमें साग आ जाता है, पालक आ जाता है, हर कोई ऐसी सब्जी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स आप में इसके जैसे कि लिए हमने चिकन को बात भी की, रिकमेंड करेंगी? जी चिकन भी आयरन का होता है, प्रोटीन का वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन रेड मीट जो है वो आयरन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट। और इसके अलावा आप कौन से टेस्ट जो है वो सजेस्ट करेंगी अगर किसी पर्सन को खुदा न खास्ता आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें आप कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगी और कौन सी लेबोरेटरी से सजेस्ट करेंगी आप? अच्छा, ये आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन के मुताबिक लेबोरेटरीज को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो एक ईयरली टेस्ट होता है जो कि आम बेसिक सीबीसी प्रोफाइल होती है, वो हर पेशेंट की बनती है, जिसमें से आयरन का लेवल जो है वो निकल आता है। एचबी का लेवल हमें पता चल जाता है, 11.5 से कम फीमेल्स में और 12.5 से कम मेल्स में होता है, तो पता चल जाता है कि वो अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंट है। ठीक है, परफेक्ट। सो इसके अलावा अब मुझे आप ये अच्छा, बताइएगा कि आप जी, जी, आप प्लीज़ बोलिए। मैं इसमें थोड़ी-सी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन की बात करना चाहूँगी, जिसमें लोग जो हैं वो बड़ी गलती करते हैं। आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बात की कि कुछ लोग ऐसे पुअर फूड कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं कि वो आयरन तो कंज़्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी में जा नहीं रहा होता। तो ठीक है। आयरन को कुछ ऐसे तरीकों से कंज़्यूम करें, लाइक आयरन के साथ विटामिन सी रिच सोर्सेज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी ऐसी चीज़ें ज़रूर लें जो विटामिन सी में रिच हों। जिसमें आ जाती है ग्रीन चिलीज़ आ जाती हैं, टमाटर आ जाता है, यानी कि सब्ज़ मिर्च आ जाती है और टमाटर आ जाता है। इसके साथ-साथ जो है लोग जैसे कि साग, पालक, अंडा, इन चीज़ों के साथ दूध ले लें। अंडे के साथ जो है लोग बहुत ज़्यादा नाश्ते में चाय पीते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग अंडे के साथ चाय पीते हैं। अंडे से आयरन तो उन्हें मिल रहा होता है, लेकिन चाय में जो कैफ़ीन होती है वो उस आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप नाश्ते में अंडा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो चाहे उसे 2 से 3 घंटों बाद पिएँ ताकि आपका आयरन जो है वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बहुत सारे लोग साग और पालक के साथ या चिकन के साथ रायता कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तो वो जो रायता होता है वो भी कैल्शियम में आ जाता है और कैल्शियम आपके अंदर आपकी बॉडी में जो है वो आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती। इसलिए विटामिन सी रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन चिलीज़, टमाटर या इस तरह की चीज़ें। कैफ़ीन और क जो है कैल्शियम कंटेनिंग चीज़ों को आयरन के साथ इस्तेमाल ना करें। ठीक है। सो जैसे आपने बताया अंडा यूज़ करें, फिश यूज़ करें, तो इनकी टाइमिंग्स क्या आप सजेस्ट करेंगी? लाइक डेज़ में कितने अंडे यूज़ करें या कितनी क्वांटिटी में फिश यूज़ करें? या जैसे आपने बताया कि अभी बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद में डेफ़िनिटली बहुत लाइक जो मीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो उसको कितना यूज़ करें ताकि वो ओवर ईटिंग ना हो जाए? बिल्कुल, मीट जो है रेड मीट जैसे कि अभी बहुत आ रहा है, इसमें आप कोशिश करें कि आप अगर एक मीट का टुकड़ा भी ले रहे हैं, तो वो आपकी डेली का, आप अगर एक मीट का पीस यानी एक बोटी का टुकड़ा भी ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आयरन रिज़र्व्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ-साथ अगर अंडे की बात करें, तो क्योंकि गर्मियों में लोग अंडा कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो 1 से 2 अंडे जो हैं वो आप, एक अंडा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके आयरन रिज़र्व्स को बेटर कर लेगा और आपकी आयरन डेफिशिएंसी को प्रमोट करेगा। हर दिन में जो है 1 सर्विंग इन चीज़ों की रख लें अगर आप, तो आप आयरन डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक हमारी व्यूअर का क्वेश्चन है, इज एनीमिया इज टेम्परेरी और लॉन्ग लास्टिंग? क्या ये एनीमिया जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है या टेम्परेरी होता है? जी, हमने इसके वैसे बारे में हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर आई गेस कर लिया हुआ है, लेकिन आप जी, इसको प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि एनीमिया को अगर आप अपनी डाइट थेरेपी को बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, आप वो वाली प्रैक्टिसेज़ फ़ॉलो कर रहे हैं जिसमें आयरन जो है वो ईज़िली आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल टेम्परेरी होती है और जल्दी से हील हो जाती है। इसमें कोई इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत देर बाद स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और आपको बहुत लेट टर्म पे जाकर पता चला है कि हम आयरन डेफिशिएंट हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़राब होती हैं। लेकिन ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये अल्टीमेटली ट्रीट हो जाता है। मिस आपकी आवाज कट रही है। मैंने बोला कि ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये अल्टीमेटली ट्रीट हो जाता है।
ठीक है, परफेक्ट। चलिए, ये हमारा क्वेश्चंस का जो सिलसिला था वो तो तमाम हुआ। मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बता दीजिएगा कि आप अगर कहीं शाम में प्रैक्टिस कर रही हैं या अगर आप कंसल्टेशन ले रही हैं, तो आपकी कंसल्टेशन की अगर लाइक किसी भी पेशेंट ने आपसे कांटेक्ट करना हो और आपसे कंसल्टेशन लेनी हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस टाइमिंग्स में आप अवेलेबल हैं, ताकि आपसे वो जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो ले सकें? बिल्कुल, आप मुझसे इलाज मुआवजा के थ्रू जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। आप इलाज मुआवजा की वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ से मेरी जो है वो प्रोफाइल को विज़िट करें और यहाँ से बुकिंग करवाएँ और आप अपनी अपॉइंटमेंट किसी भी टाइम की ले सकते हैं, ताकि मैं और आप इंटरैक्ट कर सकें और हम डेली हेल्दी प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर सकें। तो आप जो सर्विसेज हैं जैसे या डिसीजेज हैं, किन-किन डिसीजेज को आप डील कर रही हैं? अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। अगर आपके पास किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि हम आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी वुमेन्स जो हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी के रिस्क पर होती हैं। बहुत सारे लोग बोन पेन के, यूरिक एसिड के, पीसीओएस के, हार्मोनल लेवल्स के रिस्क पर होते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट गेन, वेट लूज़, या इस तरह की किसी भी डिज़ीज़ को जो है आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेट गेन, वेट लूज़ को भी आप लाइक जी, आप बिल्कुल। कवर करती हैं, राइट? जी, बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। मिस हमाला खान, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो वेट गेन या वेट लूज के टॉपिक पे होगा, तो उसमें फिर हम ठीक प्रोबेबली है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे सेशन रखेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहूंगा और आपसे भी इजाजत चाहूंगा। अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना वक्त दिया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक अल्लाह हाफ़िज़।